हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए 2-4 क्वेश्चन की डेली क्विज लेके आए हैं, जिसमें कि हर रोजाना बात करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन पर, वो भी संक्षिप्त तरीके से। तो दोस्तों उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है ACSR का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि एक प्रकार का ये कंडक्टर है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना है ACSR का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सेट। एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है, आपको पता चल रहा है, और स्टील रेनफोर्सेट यानी कि इसके बेस के अंदर एक स्टील का वायर भी हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ACSR साला का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा की लाइनों के प्रसारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी सालकों की अपेक्षा अधिक मितव्यय होता है। और दोस्तों आमतौर पर ओवरहेड ट्रांसमिशन पावर लाइन में इसका यूज किया जाता है, और इसके बाहरी कक्षा में एल्यूमिनियम सालक और केंद्र में स्टील का कंडक्टर रहता है, जिससे इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। अब बात आती है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत तो होता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी धारावाही शालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाए, तो वहां पे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा, और इस छेदन होने के कारण उस चालक के अंदर EMF उत्पन्न हो जाएगा, और जो कि ये नियम दिया था फैराडे ने। और ये EMF किस प्रकार का होता है, AC प्रकार का होता है, आपको ध्यान में रखना है। भले ही वो DC जनरेटर हो या AC जनरेटर हो, और जो आर्मेचर के सालकों के अंदर EMF उत्पन्न हो रहा है वो AC प्रकार का होता है। और DC जनरेटर होता है तो हम क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर लगाते हैं और AC को वापस DC में बदल के और कार्बन ब्रश की सहायता से बाहरी रूप में देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर AC जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर है, तो हम उसके अंदर कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम स्लिप रिंग का प्रयोग करके विद्युत धारा को बाहरी रूप में ले लेते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है। यानी कि आपने अपने फील्ड के अंदर सुना होगा पावर फैक्टर, जिसको मापते हैं हम पावर फैक्टर मीटर के द्वारा, और इसके अंदर मान अधिकतम मान होता है इकाई। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा इकाई। और दोस्तों इसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए, शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान होता है इकाई, और जिसको हम cos फाई से इंगित करते हैं, और cos फाई बराबर होता है R/Z। और किसी भी परिपथ में लाइन धारा तथा लाइन वोल्टेज के मध्य बने कोण के कोसाइन को शक्ति गुणक या फिर पावर फैक्टर कहते हैं। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं, और पावर फैक्टर का मान 0 से इकाई तक होता है और अधिकतम इकाई होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, पावर फैक्टर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आपको बताते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होता है लैग, और यहाँ पे होता है लीड, और यहाँ पे होता है पॉइंटर। और अगर पॉइंटर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमें लैगिंग के अंदर इसका मान प्राप्त होगा, और पॉइंटर अगर इस तरफ जाएगा तो हमें लीडिंग की तरह मान प्राप्त होगा। और यहाँ बीच में रहता है यूनिटी पावर फैक्टर। और दोस्तों आपको बता दें कि लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है और लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो यूनिटी पावर फैक्टर है वो कब होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होगा, लोड हमारे होता है 3 प्रकार के, जिसमें से एक होता है रेजिस्टेंस लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। और इंडक्टिव लोड के रूप में हम लगाते हैं मोटर, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कॉइल लगी होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लोड, जैसे कि AC मोटर। और अगर AC मोटर को हम परिपथ के अंदर लगा रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, यानी कि पॉइंटर इस तरफ इंगित करेगा। जैसे कि इस तरफ यहाँ पे दे रखा होगा 0, 19, 0.19, 0.95, 0.19, 0.85, इस तरीके से रीडिंग होगी। और इस तरफ भी यहाँ पे ऐसी होगी 0.98, 0.95, 0.19, 0.85, इस तरीके से आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। अगर पावर फैक्टर इस तरफ जाता है तो हम बोलेंगे या फिर लैगिंग हो रहा है। और हाँ दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लैगिंग हो रहा है
तो वहाँ पे आपके जो विद्युत खर्च है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसके बाद में देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर कैसे किया जाए। जैसे कि आपने बोला कि हमारे घर के अंदर एक सखी लगी हुई है और पावर फैक्टर बहुत लैगिंग हो रहा है, तो हम उसको पावर फैक्टर को लीडिंग करने के लिए क्या करें। तो दोस्तों आपको बता दें, उसके समांतर क्रम में आप कैपेसिटर लगाओगे तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। और अगर आप इंडस्ट्री एरिया के अंदर हैं या फिर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है बहुत बड़ी, तो वहां पर पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए आप एक सिंक्रोनस मोटर होती है जिसको बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर, उस तुल्यकालिक मोटर को जोड़कर आप पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है यूनिटी पावर फैक्टर हमारे घर के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर कब होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, और एक तीसरा लोड होता है जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लोड, जिसके अंदर विद्युत का बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो रहा है और विद्युत का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, जो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधी लोड, जैसे कि लैंप, हीटर। और दोस्तों आपको बता दें, इस प्रकार के लोड अगर आप लगाएंगे तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी पर रहेगा। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें देखा घरेलू एसी सप्लाई में आरएमएस का मान क्या होता है। यानी कि हमने बताया था एसी के अंदर आरएमएस मान को ही लिया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आरएमएस का मान बताना है। और दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था कि आरएमएस मान क्या होता है, प्रभावी मान क्या होता है और औसत मान, एवरेज मान क्या होता है। और मैंने आपको बताया था आवर्ती गुणांक, रूप गुणांक, और ये भी आपको पूरी डिटेल से बताया था। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 0.707। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान किसी विद्युतीय राशि के अधिकतम मान का √2 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि IRMS बराबर होता है I मैक्सिमम अपॉन √2। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा 0.707 आ जाएगा। आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी मान। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दर का है वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। यानी कि वेव वाइंडिंग के अंदर आपको पैरेलल पथों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 2 होती है। अब बात आती है, वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का प्रयोग कम करंट और अधिक वोल्टेज के लिए हम प्रयोग करते हैं। और अगर लैप वाइंडिंग का आपको पूछ ले तो वहां पे बताना है अधिक करंट तथा कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं पहले भी, P बराबर होता है A, यानी कि पोलों की संख्या के बराबर होगा समांतर पथों की संख्या। और अगर वेव वाइंडिंग का पूछ ले तो वहां पे होती है 2। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दरकार 3 फेज वाली सप्लाई प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि न्यूट्रल पॉइंट किस कनेक्शन के अंदर उपलब्ध नहीं होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेल्टा कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और हाँ दोस्तों, आपको स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज, और स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट। और अगर डेल्टा कनेक्शन में करंट की बात करें तो वहाँ पे होती है लाइन करंट बराबर होती है √3 फेज करंट। और अगर स्टार कनेक्शन के अंदर हम बात करें वोल्टेज की तो वहाँ पे होता है लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दरकार भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच बना होता है। यानी कि अंडरग्राउंड केबल का जो आर्मरिंग कवच होता है वो किस धातु का बनाया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि गैल्वेनाइज स्टील तार से आर्मरिंग को बनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आर्मरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आर्मरिंग का प्रयोग हम करते हैं केबल पर यांत्रिक शॉर्टों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आर्मरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दरकार जब एक सीसा अम्ल बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी में उच्च करंट से आवेशित यानी कि चार्जिंग और निरावेशित यानी कि डिस्चार्जिंग किया जाए तो क्या घटित होगा। यानी कि हमारे पास में एक लेड एसिड बैटरी है, उसको बहुत अधिक करंट से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज करते हैं, और बहुत अधिक करंट से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्चार्जिंग कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के अंदर उस बैटरी के अंदर क्या घटित होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं बकलिंग दोष होता क्या है। तो दोस्तों आपको बताते हैं, लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा पर आवेशित अथवा विसर्जित करने पर उसकी प्लेटों को ऐड जाना यानी कि आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है। इस दोष को हम कहते हैं बकलिंग दोष। और इसका निवारण क्या होता है वो भी दोस्तों आपको बताते हैं। तो लेड एसिड सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित करना और 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस सेल के अंदर बकलिंग दोष को उत्पन्न होने से हम रोक सकते हैं। लेड एसिड सेल एक संचयक बैटरी होती है जिसका निर्धारित वोल्टेज 2 प्रति सेल का होता है। लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट के लिए PbO2 तथा ऋणात्मक प्लेट के लिए Pb प्रयुक्त किया जाता है और अपघटन के लिए तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अभी आपको बताया था H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। और आवेशन के समय विशिष्ट घनत्व इसका होता है 1 पॉइंट, मैंने आपको ये भी पहले बताया था 1.265 से अधिक होता है और निरावेशित के समय 1.18 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी में सल्फेशन दोष उत्पन्न हो सकता है। बैटरी 1.18 से अधिक डिस्चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक डिस्चार्जिंग हो जाएगी तो बैटरी के अंदर एक और दोष उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सल्फेशन दोष। और हाँ दोस्तों, सल्फेशन दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारी बैटरी बहुत समय से ऐसे ही पड़ी रहती है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, उस समय उस बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्विज के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जैसे न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।